अब देखेंगे कूलम्स लॉ और उसका स्टेटमेंट हमारे सामने लिखा हुआ है। क्या कहता है कूलम्स लॉ? कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट सीधा सिंपल ये है कि अगर कोई दो पॉइंट चार्ज हम लोगों के पास रखे हो, पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between them. Okay? अब देखते हैं मतलब क्या है कूलम्स लॉ का, ये समझते हैं। सबसे पहले आपसे कहा जाए आपके पास एक चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड Q1, दूसरा चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड Q2, दोनों को r डिस्टेंस पे आपने रखा। ओके, कह रहे हैं अगर ये चार्ज पॉजिटिव तो ये चार्ज भी पॉजिटिव। अच्छा, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि दो पॉजिटिव चार्जेस या कहें दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि दो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। समझे? आपसे कहा जाए ये चार्ज Q1 ये चार्ज Q2, क्या बताओ दोनों चार्ज अगर लाइक चार्जेस हैं क्या एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं? और अगर ये एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं तो मैं कहूंगा बताओ इन दोनों चार्जेस को पहले तो मैं कह रहा हूं कि फिक्स है अपनी पोजीशन पे। ओके, ये भी फिक्स्ड है और ये भी फिक्स्ड है। अब समझेंगे Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है, इसका मतलब क्या है? Q1 ने Q2 पे क्या बताइए एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया होगा, बताएं। अच्छा, Q1 ने Q2 पे एक फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो क्या Q2 ने भी Q1 पे एक फोर्स लगाया होगा इस डायरेक्शन में? ओके, आप कहेंगे समझेंगे Q1 ने Q2 पे अगर लगाया फोर्स, इस फोर्स को हमने नाम दिया F21। ओके, इसका मतलब क्या? F21 का मतलब है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ओके, ये Q2 पे फोर्स लग रहा है किसके कारण? Q1 के कारण। अच्छा देखो एक बात बताओ, Q1 ने Q2 को दिया एक्शन, तो बताओ Q2 कहेगा कि सर हम भी न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो करेंगे, और अगर न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो करेंगे तो कहेंगे देखिए सर यहां दिया एक्शन तो यहां मिला रिएक्शन, और ये रिएक्शन बना F12, यानी फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ओके, Q1 पे Q2 के कारण जो फोर्स लगा उसे हमने कहा F12, Q2 पे Q1 के कारण जो फोर्स लगा उसे कहा F21। अच्छा, एक बात हम देख सकते हैं कि दोनों फोर्सेस डायरेक्शन में अपोजिट हैं लेकिन मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, जितना एक्शन लगेगा उतना ही क्या बताओ रिएक्शन लगने वाला है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा, यानी F21 और F12 का मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा, लेकिन कह रहे हैं डायरेक्शन अपोजिट। इसका मतलब क्या? अगर F21 लग रहा है इधर तो F12 लगेगा इधर, यानी दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल तो हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट। क्या डायरेक्शन में अपोजिट दिखाने के लिए यहाँ पे एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ओके, अच्छा लेकिन हमने अभी भी ये स्पष्ट कहा है कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी मैं कह सकता हूं फोर्स ऑफ 2 ड्यू टू 1 और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? और इन दोनों के मैग्नीट्यूड को मान लो मैं F कह देता हूं। ओके, इन दोनों के मैग्नीट्यूड को मान लो मैं F कह देता हूं। तो देखो कूलम्स लॉ क्या कहता है? कूलम्स लॉ कहता है कि दैट फोर्स, ये जो फोर्स F है इसका मैग्नीट्यूड, दिस मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस and this magnitude is inversely proportional to square of distance between these charges. Okay? अच्छा देखो अब अगर इसे कंबाइन करके लिखा जाए तो लिखेंगे फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी F। अच्छा देखो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट की वैल्यू कही K, जिसकी वैल्यू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, ये क्या आ गया? फोर्स। ओके, अब अगर बात की जाए K की, K इज अ कांस्टेंट, तो K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अच्छा यूनिट देखो क्या होगी, ये फोर्स की यूनिट न्यूटन, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये कूलम पर कूलम स्क्वायर, यानी इसकी यूनिट आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। ओके,
ये होता था कूलम्स लॉ। एक बार फिर से समझ लीजिए, कूलम्स लॉ का मतलब है दो चार्जेस के बीच अगर कोई फोर्स लग रहा है, दो चार्जेस के बीच जो कि फोर्स लगेगा, कभी वो फोर्स नेचर में अट्रैक्टिव होगा, कभी वो फोर्स नेचर में रिपल्सिव होगा। ओके, कभी नेचर में अट्रैक्टिव, कभी नेचर में रिपल्सिव। आपने कहा दोनों चार्जेस, मैंने माना लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस यानी दोनों एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं। अच्छा, अगर दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, आप कहेंगे कि जो फोर्स है that force is directly proportional to product of these charges and inversely proportional to square of distance between them. Okay, जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे उस कांस्टेंट की वैल्यू है 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अब फोर्स के बाद हम लोग बात करेंगे फील्ड की। ओके, फोर्स के बाद बात करेंगे फील्ड की। ओके, अच्छा देखो, फोर्स क्या होता था, कहते थे कि अगर, समझेंगे, अभी हमने फोर्स देखा, फोर्स के बाद बात कर रहे हैं फील्ड की। मतलब समझेंगे, सबसे पहले अगर आपसे कहा जाए कि ये एक चार्ज Q1 है, फील्ड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझो। फील्ड का मतलब है इन्फ्लुएंस या कहें इफेक्ट। ओके, इन्फ्लुएंस या कहें इफेक्ट। जैसे ग्रेविटेशन से मान लीजिए, समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशन से। आपके पास अर्थ है, अर्थ एक बहुत बड़ा मास है। ओके, तो ये जो बहुत बड़ा मास है, इस अर्थ के इफेक्ट के कारण ही, इसका इफेक्ट क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, इसका इफेक्ट क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड जी। अच्छा, तो इसके ग्रेविटेशनल फील्ड के इफेक्ट के कारण ही हम लोग धरती पे चल पाते हैं, उससे अटैच रह पाते हैं। लेकिन अगर बात करें, बताओ, तो देखो वहां पे क्या हुआ, मास है, मास का अपना एक इफेक्ट है जिसे हम कहते हैं क्या, ग्रेविटी। ऐसे ही चार्ज है, चार्ज का भी अपना एक इफेक्ट है जिसे हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब समझेंगे मतलब। ओके, डेफिनेशन में भी इसकी लिखेंगे, समझेंगे। एक चार्ज हमारे पास Q1 है, इस Q1 से r डिस्टेंस पे मैंने एक चार्ज Q रखा। ओके, अब आप कहें कि इस चार्ज पे, इस चार्ज Q पे जो फोर्स लग रहा होगा, आप वो फोर्स बताइए। तो देखते, लिखा हमने फोर्स इक्वल टू, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है K, तो लिख दिया। ओके, उसके बाद लिखते हैं क्या, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट, तो Q1 इंटू Q अपॉन बीच की डिस्टेंस क्या, R, तो R का स्क्वायर। ये हमने लिख दी फोर्स। ओके, फील्ड क्या होता है समझेंगे। फील्ड की फिजिक्स में डेफिनेशन ये है, हमेशा कहीं पे भी, चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें, इस क्यू, अच्छा इस क्यू पे आपको फोर्स निकालना, तो आप इस क्यू को हटा के एक यूनिट चार्ज रख दो। ओके, तो यूनिट चार्ज पे लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं, फील्ड। ओके, यूनिट चार्ज पे लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं, फील्ड। चाहो तो लिख भी लें, द इलेक्ट्रिक फोर्स, ओके, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज का मतलब +1 कूलम। ओके, यूनिट चार्ज का मतलब क्या, +1 कूलम, इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या समझो, यहां पे इस क्यू को हटा के मैं इसकी जगह पे एक +1 कूलम का चार्ज रखने वाला हूं, और उस +1 कूलम के चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो समझेंगे, ये Q1 वही चार्ज, इस Q1 से उतनी ही डिस्टेंस R पे, अब मैंने इस Q को हटा के इसकी जगह पे रखा +1 कूलम। ओके, तो देखो अब ये जो +1 कूलम रखा गया है, इस +1 कूलम पे लगने वाले फोर्स को ही हम कहने वाले हैं फील्ड। ओके, तो देखेंगे इस फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं E से। ओके,
अच्छा देखो, अब इसका अगर मुझे लिखना है मैग्नीट्यूड, कैसे लिखेंगे? के, ओके, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट, तो Q1 इंटू, अब Q की जगह कितना, 1, ओके, अपॉन बीच की डिस्टेंस R का स्क्वायर। ये क्या आएगा? कहते हैं सर ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा एक बात बताओ, इस Q1 को, इस Q1 ने क्या इस Q को इधर रिपेल किया होगा, इस Q को भी इधर रिपेल किया होगा, ओके, यानी इस पे लगाया होगा फोर्स इधर, इस पे लगाया होगा फील्ड इधर, ओके। अच्छा, इस +1 कूलम के चार्ज को बाई कन्वेंशन हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। अच्छा, टेस्ट चार्ज क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो, इस चार्ज की मदद से, +1 कूलम चार्ज की मदद से ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता लगाते हैं, और इसी +1 कूलम के चार्ज की मदद से ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी पता लगाते हैं, ओके। तो मैं कहूंगा कि हम हमेशा टेस्ट चार्ज का ही यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जानने के लिए, उसका मैग्नीट्यूड जानने के लिए, ओके। इस कॉन्सेप्ट में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, कुछ नहीं है। आपसे मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज, ओके। अब जनरली देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली इस चार्ज का इफेक्ट है सराउंडिंग में, ओके। इस चार्ज का इफेक्ट है सराउंडिंग में। ये चार्ज अगर लोनली रखा हुआ है एक जगह पे, आप इसके अगल बगल अगर किसी चार्ज को ले जाएं तो ये उस चार्ज को या तो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, दोनों फिजिकली एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, टच नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। तो देखिए ये क्या इसके इफेक्ट के कारण है, सराउंडिंग में इसका इफेक्ट है और उसी इफेक्ट के कारण इस पे फोर्स लग रहा है, ओके। खैर आगे देखते हैं। आगे हम देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड फील्ड। फोर्स और फील्ड के बारे में रिलेशन देखते हैं, दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, समझिए। आपसे कहा गया, देखिए सर, फोर्स आया, वेक्टर फॉर्म लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है। F इक्वल टू के Q1 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, देखिए E इक्वल टू के इंटू Q1 अपॉन आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, फिर से एरो लगा गया, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, आप लोग कंफ्यूज हो गए। खैर, फोर्स की वैल्यू आपको पता है के Q1 बाई आर स्क्वायर, एंड फील्ड की वैल्यू आपको पता है के Q1 बाई आर स्क्वायर। फोर्स की के Q1 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो क्या यहां से मैं ये डिटेक्ट कर सकता हूं कि F will be equal to Q into E. This is the relation between force and इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अगर मैं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट निकालना चाहूं तो क्या यूनिट भी अब यहां से निकाल सकते हैं? यूनिट देखेंगे, फोर्स की यूनिट क्या, न्यूटन, चार्ज की यूनिट क्या, कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट निकालनी है तो देखिए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, न्यूटन पर कूलम, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या आ गई, न्यूटन पर कूलम, या इसकी एक और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, ये आगे आएगी और उस टाइम पे हम लोग इसे एक्सप्लेन करते हुए भी चलेंगे, ओके। क्या, अच्छा फील्ड समझे, फील्ड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब, कोई दिक्कत? मुझे तो नहीं लगता कि आप लोगों को कोई दिक्कत इसमें होनी चाहिए। खैर, अब इसके एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग, ओके। आपसे कहा जाए कि हम लोगों के पास कुछ चार्जेस हैं, दो चार्जेस हैं, और उन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कुछ डी है, ओके। एक चार्ज मान लीजिए मैं ले लेता हूं ये +4Q, ओके, और दूसरा चार्ज लेता हूं मान लीजिए ये +Q, ओके। आपके पास एक टेस्ट चार्ज है
और दोनों के बीच की डिस्टेंस दी। आपको बताना है कि मैं उस चार्ज को कहां पे रखूं ताकि उस पे नेट फोर्स 0 रहे। ओके, समझेंगे? मतलब क्वेश्चन ये है, फाइंड डिस्टेंस या डिस्टेंस नहीं, सही ये रहेगा कहना, फाइंड लोकेशन ऑफ a charge q1 from plus q so that it remains in equilibrium. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम शब्द का मतलब है नेट फोर्स 0 होना। क्या होना? नेट फोर्स 0 होना। समझेंगे? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? नेट फोर्स 0 होना। मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को, कहीं भी इक्विलिब्रियम शब्द मिले तो इसका मतलब ही होगा नेट फोर्स का 0 होना। ओके, समझे इसका मतलब क्या? अब देखिए, आपसे कहा गया कि इन दोनों चार्जेस के बीच में मैं एक चार्ज Q1 रखना चाहता हूं, तो उस Q1 को प्लस Q से कितनी डिस्टेंस पे रखूं ताकि उस पे नेट फोर्स 0 रहे। ओके, समझेंगे? तो आपने एक चार्ज प्लस का Q1 लिया, तो क्या मैं इनके बीच में पहले रख सकता हूं? समझते हैं। आपसे कहा जाए यहां पे आपने मान लो प्लस Q1 चार्ज रखा, ये प्लस Q1 इक्विलिब्रियम में कब रहेगा? जब इस पे नेट फोर्स कितना रहे? कह रहे हैं सर 0 रहना चाहिए। ओके, तो देखो नेट फोर्स 0 कैसे होगा, देखते हैं। आप कहें इस प्लस Q को, इस प्लस Q ने क्या इस प्लस Q1 को बताइए इधर रिपेल किया होगा? इसने इस पे मान लीजिए फोर्स लगाया F1। इस प्लस 4Q ने क्या इसको इधर रिपेल किया होगा? इसने मान लीजिए फोर्स लगाया F2। आप कहेंगे ये दोनों फोर्सेस अगर इक्विलिब्रियम में है तभी ये रुका रहेगा, और ये दोनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में कब रहेंगे? कहेंगे जब F1 इक्वल टू F2 हो, यानी क्या? नेट फोर्स ऑन Q1 कितना हो? 0। ओके, तो देखो अगर मैं कह दूं कि ये इस प्लस Q चार्ज से x डिस्टेंस पे है, तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे सबसे पहले F1 की वैल्यू। F1 इस प्लस Q के कारण लग रहा है, तो इससे डिस्टेंस कितनी है? x। तो लिखेंगे K इंटू प्लस Q इंटू Q1 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस है x, तो x का स्क्वायर। ओके, अच्छा अगर ये डिस्टेंस है x तो ये हो जाएगी d माइनस x। ओके, तो देखो अब अगर F2 देखा जाए तो F2 क्या लिखेंगे? K इंटू दोनों चार्ज, ये कौन सा चार्ज हुआ? 4Q। ये चार्ज कौन सा? Q1 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी? d माइनस x का होल स्क्वायर। ओके, तो देखो Q1 से Q1 कैंसिल, K से K कैंसिल, और Q से ये Q भी कैंसिल। बताइए क्या बचा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन d माइनस x का होल स्क्वायर। ओके, तो देखेंगे अब अगर यहां पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया, सॉरी 1 नहीं, ये 4 है, 4 अपॉन d माइनस x का होल स्क्वायर। ओके, अब अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बचेगा 1 अपॉन x इक्वल टू 2 अपॉन d माइनस x। ये बचा d माइनस x इक्वल टू 2x, d इक्वल टू आ गया 3x, और यहां से x की वैल्यू मिल गई dy3। ओके, यानी कि अगर मैं इस प्लस Q से dy3 डिस्टेंस आगे इस चार्ज को रखता हूं तो मुझे यहां पे नेट फोर्स कितना मिलेगा? 0। ओके, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, अब इतना सब हो गया। इसके बाद हम लोगों को आगे बात करनी है पोटेंशियल। ओके, याद रखें आप लोगों को अभी इन चीजों का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, क्योंकि करंट के फ्लो होने में चार्ज का, पोटेंशियल का, चार्ज की प्रॉपर्टीज का कहीं ना कहीं यूज होता है, इसलिए मैं आपको ये बेसिक चीजें बता रहा हूं। ओके, अगले टर्न पे हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल के लिए।
ओके